Welcome everyone to another session of organized by नौजवान भारत सभा। जो भी साथी ज्वाइन किए हैं उनको नौजवान भारत सभा द्वारा आयोजित और एक ऑनलाइन सेशन में उनका स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो गैलीलियो के ऊपर है। हाल में ही गैलीलियो का जन्म दिवस था और गैलीलियो से हम लोग के राजनीति के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में ये हम लोग ने आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। साथ में आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फासिस्ट फोर्सेस हैं वो लगातार साइंटिफिक टेम्परामेंट और मतलब जो इनके संघ परिवार के बाकी हिस्से हैं, किस तरीके से सूडो साइंस और सुपरस्टिशन समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। We see now that the fascist at the center and the Sangh Parivar, how they have been infiltrating and infiltrating all the educational institutes, and there's a rampant attack on science by these fascist forces, and they have been spreading pseudoscience and superstitions all around. तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस बदला जा रहा है, उसको रैशनलाइजिंग बोल के आसान बनाने का रीजन देके उनमें लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मुगल हिस्ट्री को डिलीट किया जा रहा है। महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बारे में जो सेक्शन है उसको हटा दिया गया है। गुजरात राइट्स के बारे में कोई बात नहीं होती है और लगातार वहां पे भी किस तरीके से साइंस पे, जैसे खबरों में आया था कि किस तरीके से डार्विन का जो सिद्धांत है एवोल्यूशन का, उसको हटा दिया गया और ला क्या रहे हैं तो ये आरएसएस के जो फाउंडर्स हैं उनके स्पीचेस को जो एनसीईआरटी के बुक्स है उसमें लाया जा रहा है। हम लोग वी हैव बीन सीइंग दैट हाउ द बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन लाइक इट हैज अ कांस्टेंट अटैक ऑन द सिलेबस, द एनसीईआरटी सिलेबस, एंड it has been revising them in the name of rationalizing several important topics like Mughal history, reference to the assassination of Mahatma Gandhi, Gujarat riots. They have been removed from the syllabus, and we see in one place where the founders of RSS, their speeches have been added. An important topic for science, for understanding the world, which is the evolution theory by Darwin, that has been removed from the syllabus. साथ में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उनमें किस तरीके से फासिस्टों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आजकल आईटी गुवाहाटी में जैसे काउ साइंस पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यूजीसी काउ साइंस पे एग्जाम कराने का बात कर रहा है, आंध्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट ट्यूब बेबी तो महाभारत के समय से था, या एम्स में भी अभी खबरें आ रही हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन जैसे टॉपिक्स को लाया जा रहा है। वी हैव बीन सीइंग दैट हाउ द फासिस्ट फोर्सेस हैव बीन इन्फिल्ट्रेटिंग इन ऑल यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। फॉर एग्जांपल हाउ आईआईटी गुवाहाटी is organizing conference on cow science. UGC is recommending cow science exams. The vice chancellor of Andhra University is claiming that text tube baby was there in the Mahabharat, and even AIMS will be having a department on spiritual medicine. So we see that how the fascist forces are continuously infiltrating these institutes, and like what more to expect? We see our prime minister only talking about generating electricity from sewage gas or plastic surgery in the ancient time being performed. So लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सारे इंस्टीट्यूट्स पे और समाज में भी सूडो साइंस, सुपरस्टिशंस और साइंस पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। मतलब एक तरफ हम लोग आज पूरे दिन भर में जो न्यूज चला है एआई समिट के बारे में, एआई समिट पे लंबी लंबी बातें ये बीजेपी के कुछ बड़े नेता कर रहे हैं और उनके ही पार्टी के लोग डेटा और डाटा में सिमिलैरिटी खोजते फिरते हैं। तो
ये लगातार ऐसे माहौल में when science is under constant attack, if we question this attack, then we are told that we are not supposed to be political on these issues. या हम लोग को political नहीं होना चाहिए, syllabus बदला जा रहा है, ये तो बस करने को किया जा रहा है. पर हम लोग देखते हैं कि ये सारे मूव्स एकदम ही संघ और आरएसएस के आइडियोलॉजी को सर्व करने वाला सारे मूव्स है. मतलब हाल में ही लखनऊ में जो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने एक कमल का फूल चुना, जिसको इजाद करने का उनका पूरा रिसर्च हुआ था, और उसका भी नाम नमो 108 रखा है. उनसे पूछा जा रहा है 108 क्यों? नमो तो समझ में आता है, क्योंकि आज जो भी चीज होता है हमारे देश में सब नमो उसके आगे लग जाता है. पर 108 के बारे में पूछा गया तो उनका आंसर है बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट नंबर फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. Like we are seeing that if we question the fascist attack on science, we are told that to not include politics in this whole discussion. Like all these syllabus change and all are not any political thing, but they are actually very political because all their moves don't try to actually serve the fascist agenda. For example, recently the Botanical Research Institute in Lucknow, they produced a lotus plant with the help of gene sequencing, and they named it Namo 108. And when asked that why you have used the number 108, they said that 108 is an important number for Hindus and Buddhists. So it's a very targeted, systematically targeted attack on rationality. ये एक सिस्टमैटिक अटैक है विज्ञान पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे. तो ऐसे माहौल में हम लोग को ये बहुत जरूरी बनता है कि हम लोग साइंस को, रैशनैलिटी को डिफेंड करें. और हिस्टोरिकली जो चीजें होती आ रही, ये साइंस पे अटैक ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा सरकार कर रही है. दुनिया भर में तरह तरह तरीके से अटैक होते आया है साइंस पे. तो इसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. आज हमारे बीच में जो स्पीकर है सुप्रीत है. सुप्रीत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़ाई की है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे नौजवान भारत सभा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं. द स्पीकर टुडे इज सुप्रीत. Supreet has studied from the Tata Institute of Social Sciences, and he has been working as a political activist for some time, and is a member of Naujawan Bharat Sabha Maharashtra. तो आगे का जो बात है वो सुप्रीत रखेंगे. पहले सुप्रीत अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कशन सेशन ओपन कर सकते हैं. बात हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके रहेगी. और एक आखिरी बात है कि जो भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना कैमरा और माइक ऑफ रखे जब बात चल रही हो. और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो चैट सेक्शन में अपना नाम, नंबर और कहाँ से आप हो ये आप लिख सकते हो. सुप्रीत, आप शुरू कर सकते हो. शुक्रिया साथी. मेरी आवाज आ रही है? हाँ. गैलीलियो का नाम हम सभी ने सुना ही है. 15 फरवरी को उनका जन्म दिवस था. दरअसल और गैलीलियो की जो कहानी है वो भी मोटा मोटी तौर से हम सब परिचित ही है कि गैलीलियो को कैथोलिक चर्च ने हाउस अरेस्ट में डाला था क्योंकि वो कोपरनिकस के सिद्धांत को डिफेंड कर रहे थे. वो कह रहे थे कि पृथ्वी सूरज के गोल घूमती है, सूरज पृथ्वी के नहीं. और उस कारण से कैथोलिक चर्च ने उनको कोपरनिकन सिद्धांत को पढ़ाने से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट कोई भी साइंटिफिक वर्क कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड करने से प्रोहिबिट किया था, बैन किया था. तो लेकिन गैलीलियो के बारे में पढ़ा नहीं था. और दरअसल मैं एक लेक्चर देख रहा था स्टीफन जे गोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट का, जिसमें वो कहते हैं कि गैलीलियो थोड़े गर्म दिमाग
के इंसान थे, थोड़े इम्पल्सिव थे, बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय नहीं लिया, और जिस निर्णय की वो बात कर रहे थे वो डिस्कोर्स करके उनकी एक किताब थी, डिस्कोर्सेस ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, जिसमें वो डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, जिसमें तीन लोगों के बीच में एक डायलॉग के रूप में ये किताब है। और ये किताब बेसिकली कैथोलिक चर्च के आर्ग्यूमेंट्स को और जो कोपरनिकन्स है उनके आर्ग्यूमेंट्स को पेश करता है, और चर्च के आर्ग्यूमेंट्स का एक तरह से मजाक उड़ाता है। और उसमें जो एक कैरेक्टर है सिंप्लिसियो, सिंप्लिसियो मतलब मंद बुद्धि वाला, सिंपल माइंडेड इंसान, इस तरह से उन्होंने उसका नाम रखा है। तो सिंप्लिसियो के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो बहुत बेवकूफ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स है, और मोर इम्पोर्टेंटली वो वही आर्ग्यूमेंट्स थे जो उस समय के पोप के आर्ग्यूमेंट्स थे। तो स्टीफन सी गोल्ड का कहना था कि अगर वो इस तरह की किताब नहीं लिखते और वो इस तरह से पोप का मजाक नहीं उड़ाते तो शायद उन पर कोई एक्शन नहीं होता और वो अपना साइंस शांति से वो कंटिन्यू कर सकते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने सोचा कि गैलीलियो के बारे में और पढ़ूं, और कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं टीचर हूँ, इस विषय पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उम्मीद है कि जो भी मेरे मतलब मेरी समझदारी है और मैं आपके सामने पेश करूंगा और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे तो और सही चीजें निकलेंगी। शुरू करते हैं। गैलीलियो पूरे यूरोप में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो हम मानते हैं शुरू हुआ लगभग 15th सेंचुरी से, उसमें गैलीलियो का नाम सबसे आगे है। गैलीलियो, केपलर, फ्रांसिस बेकन, आइजैक न्यूटन, कोपरनिकस, तो कोई छोटे मोटे फिगर नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा, इनको फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी ऐसे भी बुलाया जाता है। और साइंस को ऑब्जर्वेशन में रूटेड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन में रूटेड होना चाहिए, और जो साइंस वही है जो नेचर से, ऑब्जर्वेशन से मेल खाता है, जो साइंटिफिक मेथड है कि हम सबसे पहले कोई भी आइडिया हो हम उसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारा निष्कर्ष निकालेंगे। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फेरेंस, ये साइंटिफिक मेथड का सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले और डिफेंड करने वाले व्यक्ति, सबसे मुखर रूप से डिफेंड करने वाले व्यक्ति गैलीलियो थे। और गैलीलियो के डिस्कवरीज हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि वो गैलीलियो की वजह से हम जानते हैं और गैलीलियो की वजह से आए हैं। उदाहरण के रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ तो 10वीं 12वीं हाई स्कूल के छात्र होंगे। अगर मैं एक कागज के प्लेन को, एक फेदर को, एक फुटबॉल को और एक कैनन बॉल को, एक लोहे के बॉल को अगर मैं एक साथ छोड़ूंगा तो सबसे पहले कौन सी चीज गिरेगी? कोई बता सकता? कोई भी अनम्यूट करके कह सकते हैं कि अगर एक फुटबॉल है, एक लोहे का बॉल है और एक फेदर है। लोहे का बॉल। शुक्रिया। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भारी चीज सबसे पहले गिरेगी, और सदियों तक हम लोग यही मानते थे। अरिस्टोटल भी यही कहते थे कि अगर कोई 100 किलो का बॉल है और अगर कोई 1 किलो का बॉल है तो वो 100 किलो का बॉल 100 गुना तेजी से गिरेगा, वो 1 किलो का बॉल धीमे गिरेगा। और गैलीलियो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज के गिरने की गति अगर वो रेस्ट से शुरू होता है, अगर वो एक ही, मतलब अगर आप उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, अगर वो रेस्ट से शुरू होता है तो सारी चीजें एक ही स्पीड पर गिरेगी। वो सिर्फ उनके हाइट पर डिपेंड होता है, वो उनके वेट पर डिपेंड नहीं होता है। मतलब चाहे वो 100 किलो का बॉल हो या चाहे वो फेदर हो, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, अगर वो वैक्यूम में गिरे तो वो दोनों एक ही टाइम पर गिरेगी। और इनफैक्ट उन्होंने ये साबित किया कि जो उनका स्पीड है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, जो हम सभी लोगों ने इक्वेशन पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में, v² = u² + 2as। तो उस इक्वेशन की शुरुआत गैलीलियो से होती है और गैलीलियो ये दिखाते हैं कि
किसी भी ऑब्जेक्ट के गिरने की स्पीड जो है वो उसके वेट पर नहीं और उसके हाइट पर डिपेंड होता है। और ये चीज जो सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, इसको गैलीलियो गलत साबित करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं। एक ये डायग्राम है और एक दूसरा डायग्राम है ये। कोई बता सकता है, ये गैलीलियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। कोई गेस कर सकता है कि ये क्या होगा, या ये इतना क्यों सिग्निफिकेंट था? फेजेस ऑफ मून। ये फेजेस ऑफ मून नहीं है, ये फेजेस ऑफ वीनस है। तो फेजेस ऑफ वीनस क्यों सिग्निफिकेंट होंगे, इससे इटली में तहलका क्यों मच गया था इस ऑब्जर्वेशन से? जो पहला चांद की तरह, जी, चांद की तरह वीनस के फेजेस दिख रहे हैं। चांद की तरह शुक्र ग्रह की भी कलाएं होती है। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो मामला ये था कि हम लोग मानते थे कि अर्थ सेंटर में है और सूरज हो, चांद हो, वीनस हो, कोई भी प्लैनेट हो, अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। और अगर ऐसा वाकई में अगर ये सच्चाई थी तो हमको वीनस के फेजेस, सारे फेजेस नहीं दिखने चाहिए थे। हमको बस यहां पर जो आपको दिख रहा है, बस यही फेजेस दिखने चाहिए थे, क्योंकि अगर सूरज एक तरफ है और अर्थ एक तरफ है और बीच से वीनस गुजर रहा है तो बस यही फेजेस हमें दिखने चाहिए था। लेकिन हमें दरअसल चांद की तरह वीनस के सारे फेजेस दिखाई देते हैं। और ये लगभग 1603-1604 में जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और गैलीलियो ने टेलीस्कोप को रिफाइन किया और सबसे पहले प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, तो ये पता चला कि जिस तरह से चांद के सारे फेजेस है उसी तरह से वीनस के भी फेजेस दिख रहे हैं। और गैलीलियो के एक डिसाइपल थे जो बोला करते थे कि अगर कोपरनिकन मॉडल सच में, वाकई में अगर वो सच है तो वीनस के फेजेस मुझे दिखाओ और तब मैं विश्वास करूंगा। और गैलीलियो ने वीनस के फेजेस दिखाई दिए। जब सूरज सेंटर में है तो वीनस के सारे फेजेस दिखते हैं, लेकिन अगर सूरज सेंटर में नहीं होता तो वीनस के सारे फेजेस आपको नहीं दिखने चाहिए थे, आपको सिर्फ कुछ ही फेजेस दिखने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि सारे फेजेस दिख रहे थे, ये एक बहुत ही मजबूत एविडेंस था कोपरनिकन मॉडल की सच्चाई का। और ये गैलीलियो ने साबित करके दिखा। तो इस तरह से हालांकि ये गैलीलियो का टेलीस्कोप नहीं, गैलीलियो का टेलीस्कोप काफी कमजोर था। आज एक मामूली सा टेलीस्कोप भी जो आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। गैलीलियो का टेलीस्कोप बहुत कमजोर था, लगभग 30x ही उसका मैग्निफिकेशन था और उससे बहुत सारी चीजें धुंधली दिखती थी। लेकिन जो दिखा वो उससे हंगामा मच गया इटली के वैज्ञानिक जगत में। ये सभी को पता है, ये मिल्की वे है। और गैलीलियो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने टेलीस्कोप से इसको देख पाए। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि ये दरअसल तारे हैं, ये कोई बादल नहीं है, ये सारे तारे हैं। और जैसे सूरज है जो ब्रूनो कहा करते थे और जिसके लिए उनकी हत्या की गई थी, उनको जिंदा जलाया गया था, वो गैलीलियो ने साबित करके दिखाया कि ये सारे दरअसल तारे हैं, ये कोई बादल नहीं है। हाँ, ये ब्रूनो के बारे में अगर एक छोटी सी बात कर लेंगे। हाँ, जॉर्डानो ब्रूनो एक मंक थे और 1600 के साल में कैथोलिक चर्च ने इनको जिंदा जलाया था, क्योंकि वो कई सारी चीजें कह रहे थे जो चर्च के डॉक्ट्रिन के खिलाफ जा रही थी। इसके बारे में मैं वापस सेशन के एंड में आऊंगा। तो और ब्रूनो जो सारी चीजें कह रहे थे कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, और ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ है, और भी जगह होंगे जहां पर हमारे जैसे और भी लोग होंगे, और यूनिवर्स इनफाइनाइट है। और
और मतलब चर्च जो थियोलॉजी थी वहां पर भी उनके डिबेट्स थे, मतलब होली ट्रिनिटी को वो नहीं स्वीकारते थे और बहुत सारी चीजें थी जो चर्च के खिलाफ, चर्च के कैथोलिक चर्च के डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाती थी, और उसकी वजह से उनको कई सारे वार्निंग्स के बाद भी उनको कई सारे वार्निंग्स दिए गए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पोजीशन पर अडिग रहे। तो उनको अंत में चर्च ने दे सेंटेंस्ड हिम टू डेथ और उनको जिंदा जलाया गया। लेकिन ब्रूनो कोपरनिकन मॉडल को डिफेंड करते थे और गैलीलियो के टेलीस्कोप से धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि शायद कोपरनिकन मॉडल ही सच है, और इससे बहुत बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे। जो अरिस्टोटेलियन या जो टोलेमिक मॉडल था उसमें अर्थ पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और अर्थ के इर्द गिर्द सूरज, चांद, बृहस्पति और सारे प्लैनेट्स और सारे कॉमेट्स और सारी चीजें घूम रही हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब हम इसको ऑब्जर्व करते थे ये इतना सिंपल नहीं था। मतलब टोलेमी का मॉडल था कि बीच में अर्थ है और बाकी इट इज सराउंडेड बाय स्फीयर्स, सेलेस्टियल स्फीयर्स, और ये परफेक्ट सर्कल्स में ये सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करने की हमने कोशिश की, अब ये क्योंकि सन सेंटर में है, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई प्लैनेट है, मार्स है, तो अर्थ जब यहां पर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है, अर्थ जब यहां पर है और मार्स जब यहां पर है तो मुझे दिख रहा है कि मार्स का पोजीशन मुझे ए में दिख रहा है। मतलब अगर मैं उसका पोजीशन चार्ट करूं तो ए मार्स का पोजीशन है। थोड़ा आगे थोड़ा समय जब बीत जाता है तो मार्स बी पर आता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने के बाद जो मार्स की स्पीड है और वो अर्थ की स्पीड है वो अलग है और दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो ऐसा लगता है कि मार्स वापस जा रहा है, तो मार्स का पोजीशन हमें सी पर दिखता है। और या मार्स थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन जब ये पॉइंट देखिए, जब अर्थ यहां पर है और मार्स यहां पर है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मार्स आगे जाकर पीछे आ रहा है और पीछे आके वो एक और चक्कर मारता है और आगे जाता है। ये जो कंफ्यूजन है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ फिक्स्ड है और हम बस यही देख रहे हैं कि हम मार्स के ऑर्बिट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्स का ऑर्बिट हमें इस तरह से दिखता है, जो ये रेड लाइन दिख रहा है, इस तरह से सारे प्लैनेट्स घूमते हुए दिखते हैं और उसको रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता था। और लंबे समय तक लोगों को समझ में नहीं आया कि अगर ईश्वर ने इस क्रिएशन को इतना परफेक्ट और इतना सुंदर बनाया है कि अर्थ सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ये प्लैनेट्स अचानक से आगे जाके फिर पीछे आके एक चक्कर मार के फिर आगे क्यों जाते हैं। लेकिन खैर, अब ये एक्सप्लेन करना था और इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती थी, जैसे टाइम का ट्रैक रखना, कैलेंडर का ट्रैक रखना, नेविगेशन के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। तो जो कॉम्प्रोमाइज डिसाइड किया गया वो थे एपिसाइकल्स। एपिसाइकल्स की थियरी ये थी कि अर्थ सेंटर में है और ये सारे प्लैनेट्स जो है, स्टार्स जो है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन वो एक चक्कर भी काट रहे हैं। मतलब वो एक सर्कल मैप करते हुए, एक राउंड मारते हुए वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसको एपिसाइकल कहते थे। और इस एपिसाइकल से जब प्लैनेट्स के एक्चुअल ऑर्बिट्स हम लोग ट्रैक करें तो पिक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉलेमी का सिस्टम, टॉलेमी के सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स थे, और कोपरनिकन मॉडल प्रॉमिस कर रहा था कि वो सारी चीजों को सिंप्लीफाई करेगा। सन सेंटर पर होगा और अर्थ बस एक प्लैनेट है जो बस सर्कल्स में घूम रहा है। तो ऑब्वियसली जितने भी लोग थे जो खुद से सोच सकते थे, जो डॉगमेटिक नहीं थे, उनको समझ में आ रहा था कि कोपरनिकन मॉडल सबसे ज्यादा सही है और सबसे ज्यादा सिंपल है। और गैलीलियो कोपरनिकन मॉडल को डिफेंड करने लगे, उसके बारे में लिखने लगे। और गैलीलियो इसलिए भी उनको याद करना जरूरी है क्योंकि गैलीलियो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आम जनता के लिए लिखा।
लैटिन स्कॉलर्स की भाषा थी। लैटिन में सारे एकेडमिक टेक्स्ट लिखे जाते थे, सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे, लेकिन गैलीलियो ने इटालियन में लिखना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और उनको डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं होते, इसके लायक नहीं होते। और बहुत सारे बाकी लोग हैं जिनके अंदर बहुत क्षमता होती है, जो अपने घर के जिम्मेदारियों के कारण या अलग अलग जिम्मेदारियों के कारण जिनको पढ़ने का कभी मौका नहीं मिलता है, और मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। ये वो एक्सप्लिसिटली लिखते हैं कि समाज के हर स्तर में ऐसे लोग हैं जो चीजों को समझ सकते हैं, जो सच्चाई को पहचान सकते हैं, और वो कहते हैं कि यही लोग हैं जो समाज को बदलते हैं। सिर्फ रूलिंग क्लास में नहीं, सिर्फ क्लर्जी में नहीं, सिर्फ नोबिलिटी में नहीं, मतलब सिर्फ राजा के दरबार में नहीं, सिर्फ चर्च के पादरियों में नहीं, लेकिन आम जनता के बीच में भी समाज के हर स्तर में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानने की क्षमता रखते हैं, और जो इन सारी चीजों को अप्रिशिएट करने की क्षमता रखते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को समझ सकते हैं। और इनको गैलीलियो कहते थे ओपन रूलिंग क्लास, और वो कहते थे कि यही लोग हैं जो समाज को बदलेंगे, और मैं ऐसे लोगों के लिए लिखता हूं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि गैलीलियो का जो दौर था वो रेनेसां का दौर था। वहां पर एक बहुत मजबूती से मिडिल क्लास उभर कर आ रहा था, जो और उसमें से कई लोग किसान परिवारों से आते थे, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ना होते हुए भी काफी मेधावी लोग थे, जो इन्वेंटर्स थे। और गैलीलियो इन सारे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे, पहचान कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए गैलीलियो इटालियन में लिखना शुरू किया। और दूसरी बात यह है कि गैलीलियो को काफी ऑपोजिशन मिला। मतलब आप सोचिए कि चांद का मेरे पास एक गैलीलियो को, जो ये गैलीलियो की ही किताब से एक उठाई हुई ड्राइंग है, द स्टारी मैसेंजर से, जिसमें उन्होंने चांद का सबसे पहली बार ये ड्राइंग बनाया, जिसमें दिख रहा है कि जैसे कहानियों में बताया जाता है या जैसे किताबों में लिखा है कि चांद एकदम परफेक्ट ल्यूमिनस स्फीयर है, एक मतलब जैसे पृथ्वी के लिए ही बनाई गई कोई परफेक्ट स्फीयर, जो हमारी जिंदगी को और सुंदर बनाने के लिए जैसे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। चांद वैसा नहीं है। चांद में बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे पहाड़ जैसे चीजें हैं, वहां पर वैलीज हैं। और गैलीलियो को तो ये भी लगा कि वहां पर पानी भी है, और गैलीलियो का कहा कि वहां पर बहुत बड़े तालाब और समंदर है। मतलब चांद और पृथ्वी अलग नहीं है, उनके बीच में जो एक तरह से दीवार थी सेलेस्टियल बॉडीज और हमारी दुनिया के बीच में, वो दीवार गैलीलियो ने तोड़ा। और गैलीलियो को यही लगता था कि एक बार ये टेलीस्कोप आ गया, अब तो सब लोग कोपरनिकस के सिद्धांत को मान जाएंगे। लेकिन ये पढ़ के मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि गैलीलियो के जो कॉलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में, पीसा में जो उनके एक्स कॉलीग्स थे, और चर्च के जो कई सारे लोग थे, उन्होंने टेलीस्कोप से देखने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें नहीं देखना। लोग तो ऐसे भी बोलने लगे कि जो भी सच्चाई थी वो अरिस्टोटल को पता था, और अगर अरिस्टोटल को टेलीस्कोप ऑब्वियसली पता होगा, और अगर अरिस्टोटल ने सिर्फ अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके ये सारी चीजें लिखी है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि टेलीस्कोप के बारे में ही अरिस्टोटल ने लिखा, और अरिस्टोटल जब वो कुएं की बात कर रहा है तो वो कुआं नहीं है, वो एक्चुअली पाइप है, और जो उसको कुएं के अंदर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो एक्चुअली लेंस है, और वो टेलीस्कोप की ही बात कर रहा है। और अरिस्टोटल को ये सब चीजें पता थी। कुछ लोग कहने लगे कि अरिस्टोटल ने अगर सब जानते हुए भी इन सारी चीजों के बारे में नहीं लिखा है तो शायद हमको इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए। तो इतने क्लोज माइंडेड गैलीलियो के सारे कॉलीग्स थे, और उनको ये डर भी था। डर इसीलिए था क्योंकि गैलीलियो पूरे साइंस की जगत को एक तरह से बदलने की धमकी दे रहे थे। अगर गैलीलियो के सिद्धांत को स्वीकारा जाता तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर जो भी पढ़ाई की है वो सब कुछ उनको रद्दी में फेंकना पड़ेगा, और फिर से
और फिर से जो है अपना रिसर्च शुरू करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और ये कोई नहीं चाहता था। तो गैलीलियो उनके सारे करियर को थ्रेटन कर रहा था, तो इसीलिए गैलीलियो पर अटैक्स भी शुरू हुए। कई सारे लोग जो कह रहे थे कि गैलीलियो बकवास कर रहा है, ये कोई ना कोई ट्रिक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चेहरे पर, हमारे चेहरे पर 7 छेद है, 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छेद, एक मुंह और आंख मैंने बोल दिया शायद, तो कुल मिलाकर 7 छेद है। और पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं, और 7 हेवन, देयर आर 7 हेवंस, 7 स्वर्ग है, और इसीलिए सेलेस्टियल बॉडीज भी 7 ही होने चाहिए। और इसीलिए गैलीलियो जो भी दिखा रहा है, जो भी जुपिटर के मून्स दिखा रहा है, ये सब हो नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने ऐसे ही बनाया कि हर चीज 7 सेक्रेड नंबर है, और हर चीज 7 की संख्या में होगी। और 7 सिंस है, 7 कैंडलस्टिक्स इन मोसेस, 7 प्लेग्स, 7 डेज ऑफ क्रिएशन। तो इसीलिए गैलीलियो जो जुपिटर के मून्स दिखा रहा था, जो बहुत सारी चीजें अपने टेलीस्कोप से दिखा रहा था, ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्क्रिप्चर के खिलाफ जाता। और हमेशा जैसे ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि धर्म का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले तो गैलीलियो को एक एकेडमिक अरिस्टोटल के लॉजिक से काउंटर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नाकाम हुआ तो अटैक अचानक से ये बन गया कि गैलीलियो स्क्रिप्चर के खिलाफ जा रहे हैं। और एक बहुत ही शानदार किताब है जॉर्जियो सैंटिलाना का, द क्राइम ऑफ गैलीलियो करके, जिसमें जो भी लोग गैलीलियो पर अटैक करते हैं, ये जाकर उनका करस्पॉन्डेंस देखते हैं कि उनके कनेक्शंस क्या थे। और कई सारे जो यंग फ्रायर लोग, जो डोमिनिकन्स हो या फिर ऑगस्टिन्स हो, जो गैलीलियो पर अटैक करते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से ट्रेंड बन गया है। और ये एक्चुअली वो बहुत अच्छे से लिखते हैं, मतलब जैसे काचिनी करके एक मंक है जो गैलीलियो पर अटैक्स करता है, और काचिनी कहता है कि इससे मुझे बहुत शोहरत मिलेगी। बहुत लोग ये चाहते हैं कि गैलीलियो को चुप कराया जाए, और मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और तुम देखना कि वो अपने भाई से कहता है कि तुम आज तक जो भी मेरे लिए कर रहे थे, और ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं, अभी मेरे पास एक मौका है कि यहां पर अगर मैं सही स्वर में ये बात उठाऊं तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं। तो इससे हम पैरेलल्स निकाल ही सकते हैं कि जब और कोई चीज काम नहीं करती तो ये लोग धर्म का सहारा लेना शुरू करते हैं, और ये कहने लगते हैं कि ये धर्म के खिलाफ जा रहा है, और धर्म कोट एंड कोट आज की भाषा में कहे तो खतरे में। तो इस तरह की भाषा गैलीलियो के दौर में भी इस्तेमाल की गई, और गैलीलियो को सबसे पहले तो एक वार्निंग दिया गया। गैलीलियो कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे, और गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है कि गैलीलियो की जिंदगी के बारे में। गैलीलियो कभी एक मिडिल क्लास परिवार से ही आते थे, हालांकि एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड मिडिल क्लास परिवार। गैलीलियो के जो पिताजी थे विंचेंजियो, वो एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन थे, और इनफैक्ट ज्यादातर म्यूजिक स्कूल्स में गैलीलियो गैलीली से ज्यादा विंचेंजियो गैलीली का नाम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि म्यूजिक थियरी, इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि ओपेरा की शुरुआत विंचेंजियो ने ही की। कैमराटा करके उनका एक ग्रुप था जो काफी सारे इनोवेशंस करता था, और म्यूजिक थियरी पर उन्होंने बहुत काम किया। तो और विंचेंजियो भी थोड़े रेडिकल थे, मतलब जो पुराने रूढ़ियों को तोड़कर वो म्यूजिक को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस परिवार से गैलीलियो आते थे, बहुत संपन्न नहीं। वो गैलीलियो एक्चुअली एक मंक बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी उनसे बोलते हैं कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम ये चर्च में मत जाओ, तुम मेडिसिन पढ़ो, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम मेडिसिन अगर वो पढ़ेंगे तो एक अच्छी जिंदगी उनको मिलेगी। लेकिन मेडिसिन पढ़ने लगते हैं और उनको काफी सारी चीजें
अनसाइंटिफिक लगने लगती है, या कुछ तो उनको लगता है कि ये चीज क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है और ये कैसे होता है। गैलीलियो मतलब चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका आकर्षण जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ आकर्षित होते हैं और मैथमेटिक्स में उनकी रुचि बनती है और वो कभी अपना डिग्री पूरी करते ही नहीं है। इससे यहाँ पर जो युवा साथी है वो इससे ये मैसेज ना ले कि गैलीलियो ने भी अपनी डिग्री पूरी नहीं की तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि गैलीलियो छोड़ देते हैं और ये जमाना अलग था, गैलीलियो अपनी डिग्री छोड़ देते हैं और गैलीलियो एक तरह से प्राइवेट ट्यूशन लेना शुरू करते हैं। लेकिन गैलीलियो होते बहुत मेधावी है। इनफैक्ट 19 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंटली एक पेंडुलम की आइसोक्रोनिसिटी को डिस्कवर करते हैं। मतलब कोई भी पेंडुलम, और ये बहुत बढ़िया चीज है जो अभी भी मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स इतने खराब है कि हमको मतलब जो हमें पढ़ाते हैं कभी ये रियलाइज नहीं होता है कि कितनी बढ़िया चीज है कि पेंडुलम है। पेंडुलम का एक पीरियड होता है, मतलब पेंडुलम को एक पोजीशन से जाकर वापस उसी पोजीशन में आने तक कितना टाइम लगेगा, उसको पेंडुलम का पीरियड कहते हैं। तो ये पीरियड जो है उस पेंडुलम, उस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है उसके लेंथ पर। मतलब पेंडुलम पर आप चाहे एक हाथी लगाओ या आप एक टेबल टेनिस का बॉल लगाओ, पेंडुलम का पीरियड सेम ही होगा प्रोवाइडेड उसका लेंथ सेम। तो इसको आइसोक्रोनिसिटी ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। और जो लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है उनको पता है कि T = 2π√L/g ये फॉर्मूला है, तो इसमें m कभी नहीं आता, 2π√L/g है। तो ये गैलीलियो 19 साल की उम्र में डिस्कवर करते हैं। तो प्राइवेट ट्यूशन लेने लगते हैं गैलीलियो, लेकिन होता यह है कि बहन की शादी करानी है, हाँ, भाई को नौकरी नहीं मिल रही है और भाई बार बार पैसे मांग रहा है और वापस नहीं दे रहा है। और इनफैक्ट क्योंकि ये अपने परिवार में थोड़े से जो है संपन्न यही होते हैं, तो सारे लोग इनसे पैसे मांगने लगते हैं और काफी सारा पूरे फैमिली का बर्डन गैलीलियो पर आता है। तो गैलीलियो अपने लेटर में ये लिखते हैं कि मुझे किसी अमीर राजा के सहारे की जरूरत है, क्योंकि वही लोग हैं जो करोड़ों रुपए अपने युद्धों में खर्च करते हैं, जिनको हथियारों की जरूरत है और जो इन सारी चीजों में पैसा डालते हैं। और एक्चुअली किसी भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट का काम वही है कि राजा को ये सलाह दे कि वो अपने फोर्टिफिकेशंस और मजबूत कैसे कर सकता है, वो अपने हथियारों को और बेहतर कैसे बना सकता है, युद्ध में वो और बेहतर तरीके से अपनी सेना को कैसे अरेंज कर सकता है, कैसे लीड कर सकता है, उसके हथियार और अच्छे कैसे हो सकते हैं। यही किसी भी साइंटिस्ट का काम था और गैलीलियो बिल्कुल यही चीजें पढ़ाते थे और इन्हीं चीजों में एक्सपर्ट थे। एक बहुत ही काबिल इंजीनियर थे गैलीलियो और इसी चीजों में एडवाइस देते थे, इसी के लिए उनका नाम था। तो इसीलिए गैलीलियो डिसाइड करते हैं कि अभी मुझे ये प्राइवेट ट्यूशन लेके पेपर लिखना और पब्लिश करना, ये सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मुझे जिंदगी में थोड़ा सा आराम चाहिए, मुझे जिंदगी में थोड़ा सा समय चाहिए ताकि ये मैं अपने आप को साइंस के लिए डेडिकेट कर सकूं और मैं और सारी चीजों को खोज सकूं। तो गैलीलियो डिसाइड करते हैं, गैलीलियो प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और एक तो गैलीलियो काफी ब्रिलियंट है और दूसरा उनके बहुत कनेक्शंस होते हैं, बहुत लोगों से पहचान होती है। तो अपने कनेक्शंस के थ्रू वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में एक प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन वहां पर भी जो सवाल उठाते हैं, जो गैलीलियो के ओपिनियंस होते हैं, वो उससे बाकी लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और 3 साल के बाद उनको वहां से हटाया जाता है। और पीसा से वो आते हैं पडुआ में और पडुआ में भी लगभग वही स्थिति होती है। और गैलीलियो डिसाइड करते हैं कि मुझे यहां से भी निकलना है और लॉबिंग करके, उसको एक तरह से लॉबिंग ही कहेंगे, टस्कनी का जो राजा होता है, जो ग्रैंड ड्यूक होता है, वहां के वो चीफ मैथमेटिशियन बनते हैं और उनकी सैलरी 180 फ्लोरिन से 500 फ्लोरिन से सीधा 2000 फ्लोरिन तक होती है और बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि वो अभी कोई आम
टीचर या प्रोफेसर नहीं, वो चीफ फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। और गैलीलियो का लॉजिक यही होता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर होकर इन सारी चीजों पर बात करने से ज्यादा अगर मैं राजा का चीफ फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बनूं तो मेरी बात की ज्यादा अहमियत होगी और मेरी बात का ज्यादा वजन होगा। और आज भी कई लोग मतलब ये लॉजिक तो हमने भी काफी बार सुना है कि सबसे पहले स्थापित हो जाओ, एक अच्छे पद पर पहुंचो और तब तुम्हारी बातों को वजन मिलेगा। तो गैलीलियो भी यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये सारे लोग निकम्मे हैं, नकारे हैं, ये मेरी बातों को नहीं समझ रहे, इनको समझना भी नहीं है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको बस अपनी जिंदगी से मतलब है। और अगर मैं सच में साइंस की हिफाजत करना चाहता हूं तो मुझे एक ऐसे पद पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर मुझसे कोई इतनी आसानी से सवाल नहीं कर सकेगा और जहां पर मेरी बात दुनिया की दूर दूर तक पहुंचेगी। और वो ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी के चीफ फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन पर अटैक्स जारी रहते हैं और इस बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा। कुछ सवाल है और उसके बाद हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो गैलीलियो को सबसे पहले एक वार्निंग दिया जाता है जिसमें उनसे कहा जाता है कि आप कोपरनिकन मॉडल को पढ़ाना या उसको डिफेंड करना किसी भी तरीके से, अब इसके ऊपर ये डिबेट है कि इन व्हाटएवर वे, किसी भी तरीके से ये शब्द उस लेटर में था या नहीं, और कई लोगों का कहना है कि ये उस लेटर में नहीं था तो गैलीलियो ने जो भी किया वो लीगल किया और चर्च ने फ्रॉड किया। लेकिन उस डिबेट में हम लोग नहीं जाते हैं। गैलीलियो को वार्निंग दिया जाता है कि कोपरनिकनिज्म की बात करना बंद करो। लेकिन उसके 10 साल बाद गैलीलियो को लगता है कि राजनीतिक हालत थोड़ी बदल गई है और गैलीलियो उस पर फिर से बात करना शुरू करते हैं। जो किताब मैंने पहले बताया, डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, वो लिखते हैं और उस पर फिर से रोमन इंक्विजिशन, जो चर्च की एक एजेंसी होती है हेरेसी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब धर्म के खिलाफ अगर कोई भी जा रहा है तो उसको रोकने के लिए, तो रोमन इंक्विजिशन अपना एक कमिटी बैठाता है और उनको गिल्टी घोषित करता है। तो और गैलीलियो को हाउस इम्प्रिजनमेंट पे रखा जाता है। लगभग 9 साल गैलीलियो अपने घर में ही कैद रहते हैं। वो ना अपने पास स्टूडेंट से मिल पाते हैं, ना कोई लेक्चर दे पाते हैं, ना इतना ओपनली, और कॉस्मोलॉजी पर तो वो लिखना ही छोड़ देते हैं, वो मैकेनिक्स पर लिखना शुरू करते हैं। हालांकि उनकी जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है जिस पर बाद में जाकर न्यूटन अपना प्रिंसिपिया लिखते हैं, मतलब उसी पर बिल्ड करते हुए। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है वो ये है कि क्योंकि गैलीलियो को एक मार्टायर के रूप में पेश किया जाता है, ये कहा जाता है कि वो विज्ञान के लिए शहीद हुए, उनकी लड़ाई को धर्म बनाम विज्ञान की लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है और गैलीलियो को एक हीरो के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि गैलीलियो ने चर्च के सामने क्या कहा, जब इंक्विजिशन बिठाया जाता है और गैलीलियो को बुलाया जाता है उसके सामने कि आप अपने आप को डिफेंड करो, आपके ऊपर ये आरोप है, तो गैलीलियो कहते हैं कि आई हेल्ड द कोपरनिकन डॉक्ट्रिन ओनली सपोजिशनली। मैंने कभी कोपरनिकन डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से नहीं माना, मैंने बस इसको एक हाइपोथेसिस के रूप में, बस एक थियरी, एक मामूली से थियरी के रूप में कहा। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि पृथ्वी घूम रही है और सूरज एक जगह पर स्टेबल है। मैंने हमेशा यही मेंटेन किया है, गैलीलियो कहते हैं, कि पृथ्वी केंद्र में है और दरअसल सूरज घूम रहा है। ये वो कहते हैं अप्रैल 22, 1633 को अपने पहले डिपोजिशन में। कुछ दिनों बाद वो खुद से ऑडियंस मांगते हैं और वो आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरी गलती थी। अभी मैंने अपनी किताब फिर से पढ़ी, उसको लिखे हुए बहुत साल हो गए थे, और अभी मैंने देखा तो मुझे उसमें मेरा घमंड दिखता है। मैं बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा था
और इसीलिए शायद उससे ये इंप्रेशन गया हो कि मैं कोपरनिकस के सिद्धांत को डिफेंड कर रहा हूं, जबकि ये कतई मेरा इंटेंशन नहीं था। और मैं माफी चाहता हूं, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसको करेक्ट करूंगा। जो उनकी किताब थी डायलॉग, वो एक मोड़ पर एंड होती है जिसमें वो तीन दोस्त बोलते हैं कि चलो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी बातें हम लोग कभी और कंटिन्यू करेंगे। तो गैलीलियो कहते हैं कि मैंने ऐसे एंड किया है कि वो तीन दोस्त कहते हैं कि हम इसको कभी और कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसका एक और अपेंडिक्स लिख सकता हूं या अडेंडम लिख सकता हूं कि वो फिर से मिल रहे हैं और फिर से अपनी बात कर रहे हैं, और मैं ये उस डायलॉग में ये साबित करके दिखाऊंगा, या ये डायलॉग में लिख के दिखाऊंगा कि कोपरनिकनिज्म गलत है और जियोसेंट्रिक मॉडल सही है, अरिस्टोटल सही है, बाइबल सही है और कोपरनिकस गलत है। आप मुझे बस मौका दीजिए, मैं अपनी किताब को फिर से उसको रिवाइज करके आपके सामने पेश करूंगा। ये गैलीलियो कहते हैं। फिर से जब उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने जो भी कहना चाहा वो मैंने आपके सामने कह दिया है, और हाँ मेरे से गलती हुई है, और मैं पूरी तरह से चर्च से क्षमा चाहता हूं। उनका वो लाइन है कि आई रिलाई ऑन द यूजुअल मर्सी एंड क्लेमेंसी ऑफ द ट्राइब्यूनल, मतलब ही इज एक्चुअली बेगिंग फॉर मर्सी। वो चाह रहे हैं कि चर्च उन पर दया करे। और उनका जो लास्ट डिपोजिशन है, और ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये मतलब सारी चीजें ऑनलाइन है, ये कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। उसमें वो कहते हैं, उनका जो लास्ट स्टेटमेंट है चर्च इंक्विजिशन के सामने, वो कहते हैं कि हाँ बहुत समय पहले मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि क्या कोपरनिकन मॉडल सही है या टॉलेमी का मॉडल सही है, लेकिन चर्च ने जब 1616 में मुझे सबसे पहली वार्निंग दी, इंजंक्शन दिया, तो उसके बाद मैंने कभी इस पर मेरी दो राय नहीं बनी है, और मैं टॉलेमी के सिद्धांत पर ही अड़िग हूं। मतलब पृथ्वी स्टेबल है, पृथ्वी एक ही जगह पर खड़ी है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब गैलीलियो पूरी तरह से अपने पूरे वैज्ञानिक जीवन से पलटते हैं और माफी मांगते हैं। तो इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि गैलीलियो की सबसे पहले तो कि एक छोटी सी थियरी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है और सूरज पृथ्वी के नहीं, इससे इतना बवाल क्यों मचा कि एक आदमी को जिंदा जलाया गया, दूसरे एक साइंटिस्ट को, जो शायद उस समय के दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट था, उसको हाउस अरेस्ट पे करना पड़ा, और उसको शायद मारा भी जाता, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको मारा नहीं गया। उसमें इतना क्या रैडिकल था कोपरनिकस के सिद्धांत में। और दूसरा सवाल यह है कि गैलीलियो जैसा एक महान मेधावी वैज्ञानिक, जो इन सारी चीजों को स्पष्टता से देख पा रहा था कि सच्चाई क्या है, उसने अपने सारे जिंदगी के काम से वो पलट कैसे लिया, मुंह कैसे फेर लिया, और ये कैसे बोल कैसे दिया कि कोपरनिकनिज्म गलत है और मैं गलत था और चर्च ही सही है। मतलब ऐसी क्या चीज थी कि गैलीलियो पूरी तरह से मुखर गए। और तीसरा सवाल है कि क्या गैलीलियो ने गलती की। कुछ लोगों का कहना है कि गैलीलियो बस अपने आप को बचा रहे थे और ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था ताकि वो अपना साइंटिफिक करियर कंटिन्यू कर सके। क्योंकि अगर वो कहते कि नहीं कोपरनिकनिज्म सही है और चर्च गलत है, तो उनका वही हाल होता जो ब्रूनो का हुआ है, मतलब उनको टॉर्चर किया जाता या जिंदा जलाया जाता। तो क्या गैलीलियो ने हार मान के, माफी मांग के गलती की? क्या कोई और चीज है जो वो कर सकते थे जिससे वो बच सकते थे? और चौथा सवाल ये है, जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है, कि आज हम गैलीलियो की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आज भी साइंस पर लगभग रोज हमले हो रहे हैं। शशांक ने इस पर कुछ बातें कही, और लगभग रोज न्यूज़पेपर में ऐसे कोई ना इंसिडेंट आपको पता चलता है कि
जिससे आपको लगता है कि अगर आज न्यूटन जिंदा होता तो वो आत्महत्या कर लेता, या फिर आज अगर हमारे ही साइंटिस्ट, पुराने जमाने के साइंटिस्ट जो थे वो जिंदा होते तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के मारते। इस तरह के स्टेटमेंट्स ये लोग दिए जा रहे हैं, चाहे गौमूत्र पर हो या फिर किसी भी चीज पर हो। इतनी तरह के अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। जो लोग साइंस की बात कर रहे हैं उनकी हत्या की जा रही है, दाभोलकर हो, पानसरे हो। तो आज हम गैलीलियो की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं, इस पर मेरे कुछ ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो पेश करने से पहले और वो मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी अपनी बात रखें इन 3 सवालों पे कि कोपरनिकनिज्म रेडिकल क्यों था, और गैलीलियो ने माफी क्यों मांगी, और क्या गैलीलियो ने गलती की, और आज हम गैलीलियो की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। अभी हम डिस्कशन के लिए थोड़ा ओपन कर सकते हैं, और फिर इस पर मैं अपने भी ओपिनियंस रख लूंगा। आप चाहे तो अनम्यूट करके अपनी बात सीधे रख सकते हैं। कोई भी साथी जो बात रखना चाहता है। ठीक है, तो फिर मैं जो मैं समझ पाया हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उससे, तो मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो कोपरनिकनिज्म में इतना क्या रेडिकल था कि गैलीलियो को हाउस अरेस्ट पे पेश किया गया। हमें ये समझना होगा कि गैलीलियो के समय की जो फिलॉसफी थी, जो अरिस्टोटल का सिद्धांत था, जो सब लोग मानते थे, कहते थे कि कोई भी प्रोफेसर है या कोई भी फिलोसोफर है, उसका काम यही है कि अरिस्टोटल पढ़ो, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो अरिस्टोटल के टेक्स्ट में उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। और यही है अरिस्टोटल, क्योंकि अरिस्टोटल ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू पेश किया था, और अरिस्टोटल की जो फिलॉसफी थी वो मोनोथीस्टिक रिलीजन के साथ काफी कंपैटिबल थी, क्योंकि वो प्राइम मूवर की बात करते थे। वो उसमें धर्म की बातें आसानी से घुस जाती थी, तो इसीलिए अरिस्टोटल की फिलॉसफी को बहुत प्राधान्य दिया गया था। और हमें ये भी समझना है कि चर्च उस समय का सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा जमींदार था। चर्च बस एक धार्मिक शिक्षण देने के लिए कोई संस्थान नहीं थी। चर्च एक्चुअली बहुत जमीन कंट्रोल करता था, बहुत एसेट्स कंट्रोल करता था। सॉरी, शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा, मेरे लैपटॉप का एक इशू है। हालांकि अब स्क्रीन की वैसे जरूरत नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू था उस समय का, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि चर्च मानता था कि पृथ्वी पूरी यूनिवर्स के केंद्र में है। सारे प्लैनेट्स, सूरज हो, चांद हो, इनको इंसान की खुशी के लिए, या फिर they were created to fill the world, to fill the universe with beauty and allow human beings to contemplate the grandeur of God's design। मतलब कि ईश्वर का ये जो डिजाइन है वो कितना भव्य है, वो कितना बढ़िया है, हम लोग इसके बारे में सोच सके और ईश्वर के बारे में सोच सके, इसलिए ये सारी चीजें बनाई गई।
और हर चीज का एक मकसद है। अरिस्टोटल मानता था कि चाहे वो छोटे से छोटा जानवर हो, कोई पौधा हो या कोई इंसेक्ट भी हो, उसका एक मकसद है और वो सारा एक डिवाइन प्लान का पार्ट है। और तो इस तरह से चर्च की फिलॉसफी थी। और चर्च और स्टेट, जो सामंती राज्य था, फ्यूडल स्टेट था, ये दोनों, चर्च को कहा जाता था स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और राज्य था टेम्पोरल स्वॉर्ड। मतलब आध्यात्म के जगत में धर्म की रक्षा करने के लिए चर्च था, और आज के जगत में, मतलब हमारे जगत में, धर्म की रक्षा करने के लिए राजा। और पोप की जो राय थी, पोप का ओपिनियन था, वो सभी से ऊपर माना जाता था। और पोप को अपना अथॉरिटी कहां से मिलता था? बाइबल। पोप एक तरह से, पोप को ईश्वर का एजेंट माना जाता था। तो और लोगों की जिंदगी भी चर्च के इर्द गिर्द घूमती थी। जैसे सारे चांद तारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते थे, वैसे लोगों की जिंदगी भी चर्च के इर्द गिर्द घूमती थी। शादी से लेकर, बच्चों के बैप्टिज्म से लेकर, सारे रिचुअल से लेकर अपने, और चर्च टैक्स भी लेता था। अपने कोई भी किसान अपने उपज का 10 में से 1 हिस्सा चर्च को देता था। और चर्च का काम यही था, लोगों को ये बताना और ये समझाना कि राजा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। राजा ईश्वर का एजेंट है, और इसीलिए राजा को हमें मानना चाहिए। और अगर राजा कह रहा है कि युद्ध जरूरी है तो युद्ध जरूरी है और हमें जाना चाहिए, और ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है। चर्च का एक तरह से काम इसी व्यवस्था को बनाए रखना था। और गैलीलियो का जो दौर था वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद का दौर था, क्योंकि चर्च के इस अन्याय पर काफी लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। चर्च के करप्शन का एक उदाहरण ये था, जिस पर मार्टिन लूथर भी बहुत भड़के थे, वो इंडल्जेंस था। इंडल्जेंस मतलब अगर कोई भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसने कोई पाप किया और वो माफी मांगना चाहता है, तो वो चर्च को कुछ पैसे वो डोनेट कर सकता था, और उसकी एक पर्ची चर्च उसको देती थी उसके बदले में कि तुम्हें माफ कर दिया गया है। इसको इंडल्जेंस बोलते थे। और कोई ज्यादा गंभीर गलती हो तो आप ज्यादा पैसे दो और चर्च आपको माफ कर देगा। तो इस तरह से चर्च का भ्रष्टाचार चलता था, और इसके खिलाफ जर्मनी में विद्रोह हुआ, काफी अलग अलग जगह पर विद्रोह हुआ। लूथर इस पूरे आंदोलन के नेता थे, और लूथर का कहना था कि हमें चर्च की जरूरत नहीं है। ईश्वर और इंसान के बीच में चर्च एक बिचौलिया बनकर खड़ा है, और चर्च की जरूरत नहीं है। हम बस आस्था से ईश्वर को पा सकते हैं, सोला फीडे। और कोई भी व्यक्ति खुद बाइबल पढ़ सकता है, इसमें चर्च की जरूरत नहीं है। और पहली बार बाइबल आम लोगों की भाषा में लिखा जाने लगा। बाइबल इंग्लिश में और बाकी सारी चीजों में आने लगा, जो कि बाइबल सबसे पहले सिर्फ लैटिन में होता था। तो ये चर्च के पावर के लिए खतरा था, क्योंकि चर्च सिर्फ आम किसानों और मजदूरों की जिंदगी नहीं, चर्च राजाओं की जिंदगी भी कंट्रोल करती थी। चर्च ये तय करता था कि राजा किससे शादी कर सकता है। चर्च इस बात पर एडवाइस देता था कि राजा को किसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए और किसके खिलाफ नहीं, किसके साथ अलायंस बनाना चाहिए और किसके साथ नहीं। तो जब चर्च के अथॉरिटी पर, चर्च की मॉरल अथॉरिटी पर सवाल उठने लगा, तो चर्च ने बहुत सही ये समझा कि इससे उसके पावर को खतरा है, और जो टैक्स वो लोगों से कलेक्ट कर रहा है, लूट रहा है, उस टैक्स कलेक्शन को खतरा है। उसके उसका जो पूरा एक एस्टेट बना है कि पूरे यूरोप में सबसे बड़ा लैंड ओनर चर्च है। अगर लोग उसके खिलाफ उठने लगे और उसकी अथॉरिटी को नहीं मानने लगे, तो चर्च के अस्तित्व को खतरा है। तो इसीलिए 1583 में काउंसिल ऑफ ट्रेंट बुलाया गया, जो चर्च के सबसे बड़े स्कॉलर्स थे, उन सभी का एक काउंसिल बुलाया गया, और उस काउंसिल ने ये घोषित किया कि बाइबल क्या कहता है और क्या नहीं, इसको सिर्फ चर्च और चर्च की कमिटियां इंटरप्रेट कर सकती हैं, और किसी को ये अधिकार नहीं है। तो no one but the Holy Mother Church had the authority to provide the authentic interpretation of the scripture. और गैलीलियो जो बार बार कह रहे थे कि बाइबल फिगरेटिवली बोलता है, बाइबल जो भी कहता है
वो उसका एग्जैक्ट शब्दशः मतलब पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल आम लोगों के लिए लिखा गया है। तो और जब आप सभी के लिए बात कर रहे हो तो आपको अपनी बात को थोड़ा सा अलग ढंग में पेश करना होता है, थोड़ा फिगरेटिवली बोलना होता है, आप बहुत एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। और बाइबल आत्मा के लिए रास्ता देता है। जो लाइन वो कोट करते थे कि बाइबल ये बोलता है कि स्वर्ग कैसे जाना है, बाइबल ये नहीं बोलता कि स्वर्ग किस तरह से मूव करता है। दैट इज द बाइबल सेज हाउ टू गो टू हेवन एंड नॉट हाउ द हेवंस गो। मतलब पृथ्वी कैसे मूव करता है, सारे प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, इसका जवाब हमें बाइबल में नहीं ढूंढना चाहिए। बाइबल आध्यात्म के लिए है, बाइबल एथिक्स के लिए है, बाइबल मॉरल्स के लिए है, इन चीजों के लिए बाइबल नहीं है। कि बाइबल साइंस को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये गैलीलियो बार बार कह रहे थे। और ये चर्च के लिए खतरा था, क्योंकि ये एक तरह से बाइबल को रीइंटरप्रेट करना ही हुआ। और गैलीलियो इसमें भी उतर आए। गैलीलियो ये भी कहने लगे कि दरअसल बाइबल के कई सारे पैसेजेस को आप कोपरनिकन मॉडल से ज्यादा अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो गैलीलियो वहां पर उतर आए जहां पर मतलब गैलीलियो फेथ के डॉक्ट्रिन में, फेथ के अरीना में उतर आए और बताने लगे कि बाइबल को और अच्छी तरीके से कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है जिससे कॉन्ट्रडिक्शन ना पैदा हो, जो चर्च का मैदान था। तो इससे चर्च को खतरा था। तो बेसिकली ये कारण था कि चर्च एक टेरिटोरियल पावर भी था। और तो कोपरनिकन मॉडल चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, चर्च के पावर को चैलेंज कर रहा था, और इसलिए इसको काबू में लाना जरूरी था। तो इसलिए गैलीलियो की थियरीज डेंजरस बने। जो दूसरा मेरा सवाल था कि गैलीलियो ने माफी कैसे मांग ली। गैलीलियो जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जो जिन्होंने सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था, समझा था, वो मुखर कैसे गए। और इसके पीछे जो सबसे आसान और सबसे सिंपल और सबसे अनकंफर्टेबल जवाब है वो यही है कि गैलीलियो ब्रूनो नहीं बनना चाहते थे, वो शहीद नहीं होना चाहते थे, उनको टॉर्चर से डर था। उनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी और वो एक आराम की जिंदगी जीना चाहते थे जिसमें वो साइंस के नए नए थियरीज का खोज कर सके, जिसमें वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। और वो एक मार्टार नहीं बनना चाहते थे, वो टॉर्चर नहीं सहना चाहते थे। सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है वो यही है। क्या गैलीलियो ने गलती की? जो गैलीलियो की करेस्पॉन्डेंस को पढ़ के समझ में आता है, उससे ये सामने आता है कि गैलीलियो के सामने कुछ रास्ते थे। कई सारे ऐसे जगह थे जहां पर चर्च की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। उदाहरण के रूप में लूथरन स्टेट्स, जर्मनी, जहां पर केपलर लिख रहे थे, वहां पर कैथोलिक चर्च, वहां पर वो एक प्रोटेस्टेंट स्टेट था और वहां पर सेंसरशिप इतना नहीं था जितना फ्लोरेंस में था, जितना वेनिस में था। तो और केपलर ने गैलीलियो को ये कहा भी था जब शुरुआत में गैलीलियो कहते हैं कि ये सारे मूर्ख लोग हैं और इस पर बात नहीं करते और हम लोग बस अपना साइंस कंटिन्यू करते हैं। तो केपलर गैलीलियो को एक बहुत ही सुंदर लेटर लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये गाड़ी जो इतने सदियों से हिल नहीं रही थी, ये अभी हिलने लगी है और हमारे पास ये मौका है कि हम इस गाड़ी को पार ले जाए। मतलब कोपरनिकन थियरी को फाइनली एक्सेप्टेंस में लाने का ये हमारे पास मौका है और अभी तुम पीछे मत हटो और तुम इसके लिए सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हो। अभी तुम लड़ो और अगर जरूरत है तो तुम जो काम तुम इटली में नहीं कर सकते हो वो काम तुम जर्मनी में कर सकते हो। तो ये एक तरह से केपलर का ऑफर है कि तुम अपनी लड़ाई यहां से लड़ो, यहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से हम विज्ञान की हिफाजत कर सकते हैं।
या फिर नेदरलैंड्स था, जहां पर कुछ समय बाद क्रिश्चियन हॉयजेंस और मेरे ख्याल से डेकार्ट ने भी अपना साइंटिफिक काम वहां पर शुरू किया। तो या फिर इंग्लैंड था। तो ये सारे ऑप्शंस हम ये नहीं कह सकते कि गैलीलियो के सामने नहीं थे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि गैलीलियो कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे, कोई स्टूडेंट नहीं थे जो एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो कोर्ट फिलोसोफर थे। उनका एक बहुत ही ऊंचा पद था। वो रोमन चर्च के जो सबसे पावरफुल अथॉरिटीज थे उनके साथ गैलीलियो उठते बैठते थे। उनके साथ बहुत अच्छी पहचान थी। इनफैक्ट जो पोप थे, पोप गैलीलियो के अच्छे मित्र थे, और गैलीलियो की प्रशंसा में उन्होंने कुछ ही साल पहले एक कविता भी लिखी थी। और वो जब पोप बनते हैं तो गैलीलियो इतने खुश होते हैं, गैलीलियो और उनके स्टूडेंट्स की, उनको लगता है कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका सबसे जिगरी यार पोप बना, तो अभी उनके खिलाफ कोई कैसे सवाल उठाएगा। तो गैलीलियो काफी वेल कनेक्टेड थे और काफी एक प्रतिष्ठित पद पर थे, और गैलीलियो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जिंदगी, उस पद के साथ जो जिंदगी आती है, जो एक कंफर्ट आता है, जो एक लग्जरी आता है, और वो उनके लेटर्स में भी दिखता है कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल उनका बना था। एक अरिस्टोक्रेटिक नहीं कहे तो एक अपर क्लास, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होने के नाते उनको मिली थी, उसको वो नहीं छोड़ना चाहते थे। और मुझे नहीं लगा कि उसको छोड़ने का सवाल भी उनके दिमाग में कहीं आया कि इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सीरियसली इस सवाल पर सोचा हो। और उनके मतलब जो किताबें हैं उसमें तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो गैलीलियो की गलती मैं कहूंगा कि यही कि गैलीलियो चर्च के अंदर घुस के चर्च को सेक्युलर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गैलीलियो को यही लगा कि अगर मैं सिस्टम का हिस्सा रहूंगा, अगर मैं सिस्टम में एक ऊंचे पद पर पहुंचूंगा, तो मैं सच्चाई की और अच्छे से हिफाजत कर सकता हूं और मेरी बात की और कीमत होगी। जबकि वो नहीं समझे कि पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ था, और सिस्टम का एक मकसद था। सिस्टम का मकसद था लोगों को कंट्रोल में रखना, लोगों को गलत चीजें सिस्टम के खिलाफ जाने से रोकना। तो गैलीलियो इस बात को नहीं पहचाने और बहुत ही नाइवली वो कोशिश करते रहे कि मैं चर्च को सच्चाई की तरफ ले जा सकता हूँ। और वो हमेशा एक डिवाउट कैथोलिक थे। कैथोलिक साथी, सॉरी, बस म्यूट कर लीजिए, जिन्होंने भी जिनका भी माइक ऑन है म्यूट कर दीजिए। तो जो गैलीलियो की पूरी जिंदगी को पढ़ने से समझ में आता है वो यही है कि गैलीलियो ने ये माना कि चर्च और कोपरनिकनिज्म को साथ में लाना संभव है। उन्होंने उस समय का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था, जो एक काउंटर रेवोल्यूशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद जो एक काउंटर रिफॉर्मेशन का एक क्लाइमेट बना था, जिसमें चर्च बहुत ही ज्यादा सतर्क था ऐसे सारे विचारों के प्रति, जब चर्च अपने अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और जब बहुत मतलब इस माहौल में गैलीलियो को लगा कि चर्च सच्चाई के पक्ष में खड़ा होगा। और फिर वो तो एक वो नहीं चाहते थे, वो ही वॉज अफ्रेड ऑफ पेन, और दूसरा ही बिलीव्ड इन अ रिकंसिलिएशन बिटवीन चर्च डॉक्ट्रिन एंड कोपरनिकनिज्म। उनको लगा कि चर्च, बस अगर मैं कोशिश करूं, वो अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों तक यही बोलते रहते कि बस अगर पोप के साथ मुझे बात करने का एक आखिरी मौका मिले, अगर वो मेरी पूरी बात एक बार सुन ले, तो शायद उनका मन बदल जाए। तो लेकिन वो समझते नहीं है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, और ये विचार चर्च के लिए किस तरह से इन विचारों से खतरा है। और गैलीलियो का एक जो लाइफस्टाइल बना था, जो एक पद और प्रतिष्ठा जो वो एंजॉय करते थे, वो उसको छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थे।
बेटोल्ट ब्रेस्ट ने गैलीलियो के बारे में जो नाटक लिखा है, लाइफ ऑफ गैलीलियो, उसमें जो उनका अंतिम डायलॉग है, उसमें गैलीलियो कहते हैं कि मेरे पास एक मौका था मेरे दिनों में, जब मैं मैं एक फेमस साइंटिस्ट था, जब मैं साइंस कर रहा था, जब मैं अपने पीक पर था, उन दिनों में एस्ट्रोनॉमी बाजार में पहुंच चुका था और आम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के बारे में बात करने लगे थे। अगर उस समय मैं मजबूत रहता, अगर उस समय मैं रेजिस्ट करता, तो शायद हिपोक्रेटिक ओथ की तरह, मतलब जो डॉक्टर शपथ लेते हैं कि मैं कभी भी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसके मतलब मेरा काम है लोगों की जानों को बचाना और मैं इस काम से कभी दूर नहीं भागूंगा और इस काम को हमेशा इसका पालन करूंगा, मतलब चाहे वो मेरा दुश्मन हो या जो भी हो, मेरा काम लोगों की जिंदगी को बचाना है और ये काम मैं हमेशा करूंगा। ये हिपोक्रेटिक ओथ है जो सारे डॉक्टर्स लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं लड़ा होता तो शायद आज साइंटिस्ट के लिए भी कोई हिपोक्रेटिक ओथ होता, जिसमें साइंटिस्ट को ये शपथ लेना होता कि वो हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़े रहेंगे और सच्चाई की हिफाजत करेंगे। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ इन्वेंटिव ड्वार्फ्स, कुछ ऐसे बौने किस्म के लोग पैदा हो सकते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बस ऐसे साइंटिस्ट से आज अपेक्षा की जा सकती है। और वो कहते हैं, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन ब्रेस्ट के प्ले में गैलीलियो कहते हैं कि मैं कभी खतरे में नहीं था और एक दौर था जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल था और मैं ये चीजें कहता तो कोई मुझ पर सवाल नहीं उठा था और मैंने अपने ज्ञान को सत्ता के समक्ष टेक दिया, मैंने सत्ता के हवाले कर दिया और ये कह दिया कि आप उसका इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल करो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और गैलीलियो ब्रेस्ट के नाटक में कहते हैं कि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है और जो व्यक्ति साइंस के साथ ऐसा करता है उसको एक साइंटिस्ट बनने का कोई अधिकार नहीं, उसको साइंस के रैंक से हटा देना चाहिए, ऐसे गैलीलियो उस नाटक में कहते हैं। तो गैलीलियो की जिंदगी से जो हम सीख सकते हैं वो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं कि सत्ता साइंस या साइंटिफिक ट्रुथ की कदर सिर्फ तभी तक करता है जब तक वो व्यवस्था को कोई खतरा नहीं पेश करता। जैसे ही कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी है जो व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है या जो झूठ का पर्दाफाश करने का रिस्क रखता है, तो या तो उसको रोका जाएगा या तो उसको पूरी तरह से इस तरह से बदल दिया जाएगा कि वो एक शोषणकारी यंत्र ही बन जाए और वो कोई सच्चाई के पक्ष में ना रहे, या फिर उसको पूरी तरह से दबाया जाएगा। और दूसरी जो सीख है, मुझे लगता है कि सिस्टम के अंदर घुसकर आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। और गैलीलियो की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उनको लगा, क्योंकि वो अपने आप को एक कैथोलिक भी मानते थे, उनको लगा कि अगर वो बस कोशिश करे, वो अपने रेटोरिक के पावर से, गैलीलियो एक बहुत ही स्किल्ड राइटर थे, बहुत बढ़िया लिखते थे और बहुत अच्छे ओरेटर भी थे, राइटिंग मेनली। तो गैलीलियो को लगा कि वो अपने टैलेंट्स के दम पर, अपने साइंटिफिक एबिलिटीज के दम पर और अपने रेटोरिक के दम पर चर्च के ओपिनियन को बदल सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था के चरित्र को नहीं पहचान पाए। वो नहीं पहचान पाए कि चर्च का काम ही है कि एक शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों को लूटना, बेसिकली सामंती व्यवस्था को बनाए रखना। और इसको एक या कुछ चंद अच्छे लोग के सिस्टम में घुस जाने से सिस्टम नहीं बदल सकता। या तो उनको करप्ट किया जाता है या फिर उनको लात मार के भगाया जाता है। तो सिस्टम के अंदर घुस के आप सिस्टम को बदलने का काम नहीं कर सकते। तो ये सवाल उठता है कि आज के साइंटिस्ट के लिए आगे का रास्ता क्या है। और मुझे लगता है कि आगे का रास्ता वही है जो गैलीलियो ने सबसे पहले करके दिखाया था, कि साइंटिस्ट की जिम्मेदारी साइंस के प्रति है और आम जनता के प्रति है
आम मेहनतकश लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के कारण साइंटिस्ट को ये समय मिल पाता है कि वो बैठकर विज्ञान के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे। तो उसकी एक जिम्मेदारी समाज के प्रति है। तो जिस काम को गैलीलियो ने आधा छोड़ दिया कि वो मासेस के लिए लिखने लगे, और उससे जब हंगामा हुआ तो गैलीलियो पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि आज के साइंटिस्ट का काम वही है कि उस काम को आगे बढ़ाना और लोगों के लिए काम करना, अपने साइंस में हमेशा आम जनता को, लोगों को, समाज को केंद्र में रखना, और इसलिए काम करना ताकि समाज आगे बढ़ सके। और आज जो ये ट्रेंड आपको दिखता है कि ज्यादातर जितने भी, जैसे उदाहरण के रूप में IITs है, आइसर्स है, यहाँ के साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। उनको 2-2, 3-3 लाख के सैलरीज मिलते हैं, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जाता है, लेकिन ये करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं, इससे समाज को क्या मिला है, ये सवाल कोई उठाता भी नहीं है। और ये उठाना भी एक तरह से गलत माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि साइंस इंडिपेंडेंट है और साइंस शुड बी फॉर साइंस सेक। साइंस को आप ये नहीं बोल सकते कि आप लिमिट नहीं कर सकते, साइंस को फ्रीडम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलत है और साइंटिस्ट की जिम्मेदारी यही है। और साइंस फॉर साइंस से कभी होता नहीं है, ये गैलीलियो की जिंदगी से भी दिखता है कि गैलीलियो चर्च के लिए यूजफुल थे। गैलीलियो, राजाओं ने गैलीलियो को अपने दरबार में इसीलिए रखा क्योंकि गैलीलियो एडवाइस देते थे, गैलीलियो साइंटिफिक एडवाइस देते थे हथियारों के बारे में, फोर्टिफिकेशंस के बारे में, जो कि गैलीलियो को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इसीलिए गैलीलियो को रखा गया था, इतने बड़े पद पर थे क्योंकि उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में, एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में अपने आप को साबित किया था। तो साइंस को हमेशा रूलिंग क्लास, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो अपने हितों के अनुसार शेप करने की कोशिश करता है। और साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अपना पक्ष चुने कि क्या वो सच्चाई और आम लोगों के लिए अपनी जिंदगी जिएगा या वो सत्ताधारी वर्ग के लिए अपनी जिंदगी जिएगा। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहता हूं।